हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज बेटा हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। देखो बेटा, बेसिकली लाइट में दो पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे पास ये 6 पॉइंट हैं। आज के लेक्चर में ये 6 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इट इज द बेसिक लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। ओके, इसमें बहुत बेसिक नॉलेज आपको मिलने वाला है। और बेसिक नॉलेज कहिए चाहे कहिए कि भैया इस लेक्चर का ये फाउंडेशन है। और आपको तो पता है बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बन नहीं सकती। तो अगर बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन ज़रूरी है और मजबूत फाउंडेशन ज़रूरी है। मजबूत फाउंडेशन चाहिए होगा। तो मजबूत फाउंडेशन हम अपना बना लें ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का ये पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है। ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, इसको पूरी तरह समझिए। तो देखा जाए बेटा, तो आज के क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है सबको पता है, सब लोग लाइट देखते हैं। हम अगर आपको दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट है। लाइट ना होती हम आपको दिखते नहीं। तो सिंपली अगर लाइट को डिफाइन करना हो, देखने को तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जाए, क्या कहा जाए? तो सिंपल सा तरीका है भैया, कह सकते हैं कि लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये हम लोग स्टडी कहाँ करते हैं? ये जहाँ स्टडी किया जाता है उसका नाम है फोटोमेट्री। फोटोमेट्री के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं, लाइट को। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्या करती है? हमारे आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। समझ रहे हैं? चल, तो लाइट को फिलहाल के लिए तो इतना जानिए। बाकी तो लाइट को तो तमाम तरीके से डिफाइन किया जाता है भैया। इट्स हैव अ पार्टिकल नेचर, इट्स हैव अ वेव नेचर। डिफरेंट तरीके से कहने का अलग अलग साइंटिस्ट का अपना तरीका। लेकिन बेसिकली आप ये जानिए कि लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, और ये सिंपली करती क्या है? हमारे आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लाइट की एक जो सबसे विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखे हैं आज तक, जो हम लोगों को मिला है, वो ये है कि लाइट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाती है। डिफरेंट मीडियम में लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में कभी भी चेंज नहीं होती है। याद रखिएगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में कभी भी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर बी चेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बहुत बेसिक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो बड़ा फेमस है कि स्पीड ऑफ लाइट, याद रहता है लोगों को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं भी पूछ लिया गया भैया स्पीड ऑफ लाइट, तुरंत बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये स्पीड कहाँ है? ये स्पीड वैक्यूम में है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट कोई वाटर में पूछ दिया, कोई ग्लास में पूछ दिया, कोई वुडन ब्लॉक में पूछ दिया, तो रट के नहीं काम चलेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस याद है स्पीड ऑफ लाइट, पूछ दिए, बस बता दिए, इससे मतलब नहीं वो कहाँ पूछ रहे हैं। इससे मतलब है
इससे मतलब है कि वो कहाँ पूछा जा रहा है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है, और यही कारण होता है रिफ्रैक्शन का, यही कारण होता है रिफ्रैक्शन का, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड का डिफरेंट चेंज हो जाना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 2-3 बातें जो हमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। दूसरी बात, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर जगह नहीं, हर जगह स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। आगे बढ़ेंगे तो हमें पॉइंट मिल रहा है रिफ्लेक्शन। सिंपल है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। इसकी प्रॉपर्टी हाईली पॉलिश्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लाइट को इस पार न जाने दे भैया। अब इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, और ये है इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट जिस एंगल पर आएगी दैट इज इंसिडेंट एंगल। ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड, बट टोटल लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आ रही है, एट एंगल आर, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये क्या है, ये इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल। तो भैया यहां देख के ये बात समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट जिस मीडियम में आए, टकराने के बाद क्या हो जाए, उसी मीडियम में वापस लौट जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। इनके भैया 2 नियम भी होते हैं। क्या क्या 2 नियम होते हैं? पहला नियम होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्शन एंगल के, इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल के। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज और कौन, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये सब लाई इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या एक ही प्लेन में हैं? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये 2 पॉइंट आप अगर याद रखेंगे तो आपको क्या याद रहेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा सिंपल होता है, इंसिडेंट लाइट आई, जिस मीडियम में टकराई उसी मीडियम में वापस हो गई, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरी बात क्या होगी? इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। अच्छा, नॉर्मल का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। नॉर्मल के बिना एंगल मेजर ही नहीं कर सकते। मतलब इंसिडेंट एंगल अगर लेंगे तो कहाँ से? नॉर्मल से इंसिडेंट रेज के बीच में। रिफ्लेक्टेड एंगल लेंगे तो कहाँ से कहाँ? रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में। तो ये ध्यान देने की बात है कि हम जो एंगल ले रहे हैं वो बिना नॉर्मल के ले पाना संभव नहीं है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन,
रिफ्रैक्शन का मतलब बेटा, रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट रेज हमारी जिस मीडियम से चल रही है, इंटरफेस से गुजर के दूसरे मीडियम में चला जाए। ये मान लीजिए ये इंटरफेस है हमारा। इंटरफेस शब्द इसलिए ले रहा हूं नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, यहां पर ये पानी का बाटल आप सबको दिखाई दे रहा है, हिला दूं भैया? हाँ, इसमें पानी है, ठीक है। अब लाइट इस पे पड़ रही है, सिंपल सी बात है। लाइट अगर हम इस पार से देखें तो हमको लाइट उस पार तक दिख रहा है, इसका मतलब लाइट उस पार से इस पार तक आ रही है, लाइट उस पार से इस पार तक आ रही है। अब आप समझिए, लाइट रेज पहले एयर में आई, फिर वाटर में गई, फिर एयर में आई। एयर, वाटर, एयर। तो एयर और वाटर के बीच में ये एक लेयर आपको मिला, दैट इज द इंटरफेस, दैट इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, एयर एंड वाटर। तो भैया इंटरफेस कहने का सेंस, जब भी इंटरफेस शब्द का नाम आए मतलब ये दो मीडियम की बात हो रही है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। अब लाइट आई, ये आपका हो गया नॉर्मल, लाइट आ रही है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज आई, एंगल आई पर, ये अपने रास्ते पर अगर जाती तो इसका ये रास्ता होता, लेकिन ये क्या करती है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है, अपने रास्ते से दूर भाग गई, अपने रास्ते से दूर भाग गई, या अपने रास्ते से जैसे जब ये इनका डाइवर्जन होगा, इनका जब अपने रास्ते से ये चेंज होंगे, डिफ्लेक्ट होंगी, तो या तो भैया अंदर की तरफ झुकेंगे या तो बाहर की तरफ झुकेंगे। दैट्स डिपेंड ऑन मीडियम, दैट्स डिपेंड ऑन मीडियम। ये भैया अगर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये अपने नॉर्मल की तरफ, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और उल्टा अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। कुल मिलाजुला के कहानी ये है कि अगर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, रास्ते से डिफ्लेक्ट में क्या होगा, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जा रही है दूसरे मीडियम में जाने पे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्शन। मतलब अपने रास्ते से इनका भटक जाना, रास्ते से लोग भटक जाते हैं पटाने उठाने के चक्कर में ना, जैसे आप लोग भटक जाते हैं कभी कभी। भटको मत भैया, काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। अभी अगर ध्यान यहाँ रखोगे, जिंदगी में आगे कुछ हो सकता है, और किसी के चक्कर में पड़ोगे तो भगवान ही भला करें। और सब सही बात तो ये है ना कि वो ससुरी फिर दोबारा पूछबो नहीं करेगी, और अगर कुछ हो गए ना तो फिर वही मैसेज आएगा उल्टा उधर से, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो मिला जुला के बात ये है कि ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो रास्ते से जब भैया भटक गए तो हो गया रिफ्रैक्शन। और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे रिफ्रैक्शन के पीछे का कारण क्या है, भटकने के पीछे का कारण क्या है, बड़ी सुंदर लग गई, ये कारण है नहीं। भटकने के पीछे का कारण है
स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो जाना। और सही बात है यार, अगर अपनी स्पीड से आदमी निकल जाए तो बगल में कहाँ देख पाएगा पड़ोसी को, वहाँ तो देखने के बाद स्पीड कम हो जाती है ना नहीं, तो स्पीड अगर चेंज होगी तभी डाइवर्जन होगा। अगर अपने स्पीड से निकल गए तब तो निकल गए, तब तो जेई नीट क्रैक हो जाएगा। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना ही कारण होता है रिफ्रैक्शन का। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों होता है? ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी बातें पढ़नी है तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं भाई, ऐसे होता है भी तो इसके अंदर तमाम चीजें पढ़नी है। हाँ, आ जाते हैं अगला जो फंडा है मिरर। मिरर मिरर भैया दो तरह का होता है। मिरर दो तरह का होता है। मिरर दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर रोज घर से निकलने के बाद 3 बार बाल झाड़ते हैं। किस में देख करके? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में देखते हैं। क्यों? अगर वो प्लेन मिरर ना हो ना तो आप अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम लंबे ज़्यादा हो गए या हम छोटे हो गए या कैसे हो गए। मतलब प्लेन मिरर में जो जैसा रहता है वैसा ही दिखता है, लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर है तो ऑब्जेक्ट पता चला दूर का नज़दीक दिख रहा है, नज़दीक का दूर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो भैया प्लेन मिरर की कहानी सिंपल सी है, आप जैसे हैं वैसे दिखेंगे। मिरर से जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। आपकी जितनी हाइट है उतने हाइट का इमेज बनेगा। समझ रहे हैं? तो प्लेन मिरर में सिंपल सी कहानी कि इसमें जो इमेज बनता है वो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता है। आप मिरर से सामने 5 मीटर पे खड़े हैं तो मिरर के अंदर आपका इमेज 5 मीटर पर बनेगा। समझ गए? आपकी साइज 5 फीट है तो मिरर में भी आप 5 फीट के ही बनेंगे। तो ये प्लेन मिरर है, बेसिकली हम लोग घरों में यूज करते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर को अगर मान लीजिए कार वगैरह में रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का देखने के लिए जो ड्राइवर के सामने मिरर लगा रहता है, अगर वो प्लेन मिरर लगा दे तो क्या होगा? रोज पार्किंग में पीछे कार ठुक जाएगी। पीछे ले जा रहे हैं, हाँ अभी जगह है, तब तक ठाक गया, लाइट फाइट टूट गई। वहां पर हम लोग प्लेन मिरर यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब कार हमारी इसके पास जाएगी ना, जब इतना बचेगी तभी आपके मिरर में लगेगा यार ये तो टच हो गया, तो कम से कम ब्रेक तो मार दोगे। तो वो स्फेरिकल मिरर है। तो मिरर भैया प्लेन मिरर सिंपल, ये आपका है, ये प्लेन मिरर है। लो भैया इसमें इमेज देखो। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो इसमें 2 बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब भैया कॉनकेव मिरर का मतलब इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो क्या होता है? अंदर की तरफ। याद रखने के लिए आप ये शब्द याद रख लो। इसमें बेटा केव का मतलब गुफा, केव का मतलब गुफा जिसमें अंदर जाना पड़े, वो है कॉनकेव।
जिसमें अंदर जाना पड़े, अंदर घुसना पड़ रहा है ना, लाइट ऐसे आएगी ऐसे अंदर घुसेगी, अच्छा नहीं बना, लाइट ऐसे आएगी ऐसे अंदर घुसेगी, तो अंदर गई, अंदर जाने के बाद ये ऐसे भागेगी, यहाँ से फोकस से निकलेगी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल होता है, ये सब पता चलेगा आपको। फिलहाल लाइट अंदर घुस रही है, तो अंदर अगर लाइट घुस रही है, केव में जा रही, गुफा में जा रही है, तो ये इस तरह का जो मिरर होगा दैट इज कॉनकेव। कॉन्वेक्स की बात कर ले, इसी को उल्टा कर दो यार, इसी को उल्टा कर दो, ये देखो, ये बन गया कॉन्वेक्स, ये बन गया कॉन्वेक्स। इस पे लाइट आएगी, ऐसे देखो यहीं से इसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लो ये आपका आगे जाएगी, यहीं फोकस बनेगा। तो कुल मिला जुला के बात ये आया, कुल मिला जुला के बात ये आई कि जो केव की तरह, जो गुफा की तरह स्ट्रक्चर बने वो है जिसमें अंदर घुसना पड़े, वो कॉनकेव है, और जो बाहर की तरफ झुका हो वो है कॉन्वेक्स, वो है कॉन्वेक्स। तो ये तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात हो गई। अब सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये भैया CR, PF, बड़का एफ, छोटका एफ, ये सब का है, इसको भी समझ लेते हैं। बेटा चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दो में से कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये दोनों बातें, मतलब इन दोनों टाइप के मिरर में, इन दोनों टाइप के मिरर में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इन दोनों में हमें ये सब पॉइंट देखने को मिलता है। ये आपका, ये कौन है कॉनकेव, ये कौन है कॉन्वेक्स। तो भैया इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है, जो बीच का पॉइंट दिख रहा है दैट इज पोल। इस मिरर का जो बीच का पॉइंट दिख रहा है दैट इज पोल। अच्छा, ये बोला जा रहा है स्फेरिकल मिरर, क्या बोला जा रहा है स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब कि ये एक स्फीयर से बना हुआ है, लेकिन ये क्या पूरा स्फीयर है? नहीं, ये तो एक टुकड़ा है, ये एक स्फीयर का टुकड़ा है। तो अगर हम इसको पूरा ऐसे ऐसे मिला दें तो क्या ये एक स्फीयर की तरह बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। एक स्फीयर की तरह बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब अगर ये एक स्फीयर बन जाएगा तो क्या उसका एक सेंटर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो भैया ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, जिस स्फीयर का टुकड़ा होता है, जिस स्फीयर का टुकड़ा होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है? रेडियस। और यहाँ पर यही रेडियस जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और भैया इन दोनों पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है दैट इज फोकस। ये सिर्फ बताने के लिए है, फोकस को डिफाइन करने के लिए हमें इंसिडेंट रेज चाहिए, इंसिडेंट रेज चाहिए। इंसिडेंट रेज आना, टकराना, टकरा के जाना, जहां से जाएगी टकराने के बाद अगर वो पैरेलल आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद जहां से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी या लगेगा कि यहां से जाती, मतलब कॉनकेव रहेगा तो जाएगी और कॉन्वेक्स रहेगा तो ऐसा लगेगा कि यहां से जाती, उस पॉइंट को फोकस कहेंगे। तो अभी दिखाता हूं। जैसे यहां पर एक रेज आई भैया, ठीक है आई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, ये इस बात की गारंटी है। तो यहीं से फोकस का हमें डिफिनीशन मिल सकता है कि अगर पैरेलल रेज आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाएगी दैट इज नोन एज फोकस। अब इस फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ, दैट इज फोकल लेंथ। इसी तरह से अगर यहाँ पैरेलल रेज आती तो आती, टकराती, टकराने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती,
रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब रिफ्लेक्ट होती तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते तो ये इस तरह से यहाँ कहीं पास होती, दैट इज फोकस, दैट इज पोल एंड दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r, फोकस का डिस्टेंस स्मॉल f, दैट इज फोकल लेंथ। तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए थी? c चाहिए था, r चाहिए था, p चाहिए था, f चाहिए था, कैपिटल और स्मॉल। तो क्या सब मिल गए? बिल्कुल मिल गए। अगेन एक बार रिपीट करता हूं, ये भैया स्फेरिकल मिरर इसका नाम है। स्फेरिकल मिरर मतलब ये एक स्फीयर का टुकड़ा है। तो जिस स्फीयर से ये बना है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का ये सेंटर। कैसे पता चला? पूरे स्फीयर जिससे टुकड़ा निकला था उस स्फीयर का सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, पोल कहां है? उस मिरर का बिचला पॉइंट, मिडिल पॉइंट। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई सिंपल सी बात है, सर्कमफेरेंस पे पोल है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। अब एक पैरेलल रेज आना, इनसे टकराना, टकराने के बाद ये जहां से जिस पॉइंट से निकलते हैं दैट इज फोकस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से निकलेगी, कहां से निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करेगी, यहां पर कट करेगी रियल में और यहां पे कट करती हुई लगेगी, क्योंकि यहीं से तो रिफ्लेक्ट हो गई। अगर ये इधर जाएगी तो यहां से कट करती हुई दिखेगी, ऐसा लगेगा। समझ रहे हैं? तो इसी को जहां रियल कट करती है, इसी को अभी हम आगे बताएंगे आपको इमेज फॉर्मेशन में। जहां रियल में लाइन कट करती है वहां रियल इमेज की बात होती है, और जहां वर्चुअली कट करती हुई लगती है वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। ये ध्यान दीजिए। तो फिलहाल हमें क्या पता चल गया? उस स्फीयर जिससे ये स्फेरिकल मिरर बना है उसका जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल कहां होगा? स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल मिड पॉइंट में, दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर के सेंटर में। फोकस कहां होगा? फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में होगा। कैसे डिफाइन होगा? अगर कोई पैरेलल रेज आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ओके। दूसरी बात, यहां से स्मॉल एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r/2। क्यों? क्योंकि ये जस्ट बीच में मिल रहा है। तीसरी बात ये बेटा कि हमेशा रेज जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन में डिस्टेंस को हम लोग प्लस में लेंगे, और उसके पीछे मतलब रेज के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को माइनस में लेंगे। ये मैं आपको साइन कन्वेंशन में बताऊंगा। और सारे डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। तो सबको पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से लिया गया उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में जो पॉइंट होता है दैट इज फोकस। डिफाइन कैसे करेंगे? अगर एक पैरेलल रेज आएगी आफ्टर इंसिडेंट इट पासिंग थ्रू फोकस, ओके, उसके बाद पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज फोकल लेंथ। कॉन्केव में, रियल में ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से जाएगी। कॉन्वेक्स में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से जाती, दैट मीन्स दिस इज द वर्चुअल केस एंड दैट इज द रियल केस। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम आपको कुछ इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है बाय स्फेरिकल मिरर, और इसमें और भी चीजें मिरर फार्मूला वगैरह हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।